रात के करीब 3 बज रहे थे। कैसीनो का माहौल अब भारी हो चुका था। हवा में तैरती सिगरेट की गंध, शराब की महक और पसीने की बदबू सब मिलकर एक अजीब सा घुटन भरा एहसास पैदा कर रहे थे। जुआ, उच्च स्तर का जुआ, जहां लालच, डर और बेचैनी एक साथ मिलकर इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। और इसी पल जेम्स बॉन्ड को एहसास हुआ वो थक चुका है। बॉन्ड हमेशा जान जाता था कि कब उसका शरीर या दिमाग अपनी सीमा पर पहुंच गया है, और वो उस संकेत को कभी नजरअंदाज नहीं करता था। यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती थी और उसे उन गलतियों से बचाती थी जो अक्सर थकान की वजह से हो जाती है। धीरे से, बिना किसी का ध्यान खींचे, वह रूलेट टेबल से हट गया और सल्ले प्रवी के ऊपरी हिस्से को घेरने वाली पीतल की रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजर फिर उसी आदमी पर जाकर ठहर गई, ले चिफर। वो अभी भी खेल रहा था और ऐसा लग रहा था कि किस्मत पूरी तरह उसके साथ है। उसके सामने चिप्स का एक बेतरतीब ढेर पड़ा था, सैकड़ों हजार फ्रैंक के, और उसके भारी बाएं हाथ की छाया में आधे मिलियन फ्रैंक वाले पीले चिप्स की एक सलीकेदार कतार छिपी हुई थी। बॉन्ड कुछ देर तक उसे देखता रहा, उसका चेहरा अजीब लेकिन प्रभावशाली। फिर उसने हल्के से कंधे उचकाए, जैसे अपने विचारों का बोझ झाड़ रहा हो, और वहां से आगे बढ़ गया। कैश काउंटर के पास एक ऊंची दीवार थी, थोड़ी तक आने वाली। उसके पीछे बैठा कैशियर एक साधारण बैंक क्लर्क जैसा ही लगता था। वो अपने सामने रखे नोटों और चिप्स के ढेर में व्यस्त था, जो अलमारियों में करीने से सजे हुए थे। सब कुछ इतनी सुरक्षा में था कि कोई भी उसे पार कर, पैसे लेकर वापस कूदकर भाग ही नहीं सकता था। कैशियर के पास एक डंडा भी था और एक बंदूक भी, और आमतौर पर वो अकेला नहीं होता था। बॉन्ड ने पैसे उठाते हुए इस पूरे सिस्टम के बारे में सोचा। एक हाथ से उसने 100,000 फ्रैंक के नोट लिए और फिर 10-10 हजार के बंडल। लेकिन उसका दिमाग सिर्फ यही नहीं था। उसके मन का एक हिस्सा कल सुबह होने वाली कैसीनो कमेटी की मीटिंग की तरफ भी जा चुका था। मोसियर ले शिफ्र ने 2 मिलियन जीते। उन्होंने अपना वही पुराना खेल खेला। आवाज जैसे किसी रिपोर्ट की तरह गूंज रही थी। मिस फेयरचाइल्ड ने सिर्फ 1 घंटे में 1 मिलियन जीते और फिर चली गई। उन्होंने एक ही घंटे में मोसियर ले शिफ्र के 3 बैंकों क्लियर कर दिए। वो बहुत ठंडे दिमाग से खेल रही थी। मोसियर ले विकोम्ते दे विलोरिन ने रूलेट में 1,200,000 जीते। वह पहले और आखिरी दर्जन पर अधिकतम दाव लगा रहे थे। किस्मत उनका साथ दे रही थी। और फिर अंग्रेज मिस्टर बॉन्ड, उन्होंने 2 दिनों में अपनी जीत को ठीक 3 मिलियन तक पहुंचा दिया। वो टेबल नंबर 5 पर रेड पर एक प्रोग्रेसिव सिस्टम से खेल रहे थे। डुक्लो, शेफ दे पार्टी के पास पूरी डिटेल है। ऐसा लगता है कि वो लगातार खेल रहे हैं, हमेशा अधिकतम दाव के साथ। उनकी किस्मत अच्छी है और उनके नर्व्स बेहद मजबूत लगते हैं। शाम की कमाई, शिमान दे फेर ने X जीता, बकारा ने Y और रूलेट ने Z, और बूल, जो फिर से लगभग खाली रहा, फिर भी अपने खर्चे निकाल ही लेता है। मर्सी, मॉन्सियर जेवियर, मर्सी, मॉन्सियर ले प्रेसिडेंट। कुछ ऐसा ही होगा, बॉन्ड ने सोचा जब वह सल्ले प्रिवी के स्विंग डोर्स को पार करते हुए बाहर निकल रहा था। और उसने हल्के से सिर हिलाकर उस बोरियत भरे आदमी को देखा जो अपने इवनिंग सूट में खड़ा था। उसका काम था दरवाजे को कंट्रोल करना, एक इलेक्ट्रिक फुट स्विच के जरिए, जो जरा सी भी गड़बड़ी पर दरवाजों को तुरंत लॉक कर सकता था। और फिर कैसीनो कमेटी अपनी किताबें संतुलित करेगी और सब लोग अपने अपने घरों या कैफे में लंच के लिए निकल जाएंगे। जहां तक केस कैश काउंटर को लूटने की बात थी, बॉन्ड का इससे कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं था। वो बस दिलचस्पी ले रहा था। उसने सोचा ऐसा करने के लिए कम से कम 10 मजबूत आदमी चाहिए होंगे, और उन्हें शायद 1-2 कर्मचारियों को मारना भी पड़े। और फिर भी शायद पूरे फ्रांस में या किसी भी देश में ऐसे 10 लोग मिलना लगभग नामुमकिन होगा जो बिना डर के, बिना कुछ उगले ये काम कर सके। वो वेस्टियर में 1,000 फ्रैंक देकर बाहर निकल आया। कैसीनो की सीढ़ियां उतरते हुए उसने अपने मन में एक फैसला कर लिया, ले चिफर किसी भी हालत में केस को लूटने की कोशिश नहीं करेगा। और उसने इस संभावना को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया। अब उसका ध्यान अपने शरीर पर गया।
उसे अपने जूतों के नीचे कंकड़ की सूखी और असहज आवाज महसूस हुई। मुंह में एक कड़वा, खराब स्वाद था और बगलों में हल्का पसीना। उसे लगा जैसे उसकी आंखें भारी हो रही हैं। चेहरे का आगे का हिस्सा, नाक, सब भरा हुआ सा महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस ली, ठंडी मीठी रात की हवा को अंदर खींचा और अपने होश, अपने इंद्रियों को फिर से तेज किया। अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या किसी ने डिनर से पहले उसके कमरे से निकलने के बाद उसका कमरा खंगाला था? बॉन्ड ने सड़क पार की, एक चौड़ी सुनसान बुलेवार्ड, और फिर बगीचों के बीच से होता हुआ वो होटल स्प्लेंडाइड की ओर बढ़ गया। अंदर पहुंचकर उसने काउंटर पर खड़े कंसियर्ज को हल्की मुस्कान दी, जिसने उसे उसकी चाबी थमाई। कमरा नंबर 45, पहली मंजिल पर। साथ ही एक केबल टेलीग्राम, अभी वो संदेश जमैका से आया था। बॉन्ड ने उसे खोला और पढ़ा, किंगस्टन, जमैका, हवाना सिगार उत्पादन, सभी क्यूबन फैक्ट्रियां 1915, 10 मिलियन। दोहराता हूं, 10 मिलियन। उम्मीद है यही आंकड़ा आपको चाहिए। सादर, दा सिल्वा। बॉन्ड के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इसका मतलब साफ था, 10 मिलियन फ्रैंक उसकी ओर भेजे जा चुके थे। ये उसी अनुरोध का जवाब था जो उसने उसी दोपहर पेरिस के जरिए लंदन में अपने मुख्यालय को भेजा था और पैसों की मांग की थी। पेरिस ने लंदन से बात की, जहां उसके विभाग के प्रमुख क्लेमेंस ने एम से बात की। एम ने हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, ब्रोकर से कहो खजाने से व्यवस्था कर दे। बॉन्ड पहले जमैका में काम कर चुका था और इस मिशन में उसकी पहचान थी, एक बेहद अमीर ग्राहक की, मैसर्स कैफे नाम की कंपनी का, जो जमैका की सबसे बड़ी आयात निर्यात फर्मों में से एक थी। यानी इस पूरे ऑपरेशन में उसका कंट्रोल जमैका के जरिए हो रहा था। और वहां एक शांत, कम बोलने वाला आदमी था, जो डेली ग्लीनर अखबार के पिक्चर डेस्क का प्रमुख था। उस आदमी का नाम था फॉसेट। फॉसेट की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। वह पहले कैमन आइलैंड्स की एक कछुआ मछली पकड़ने वाली कंपनी में बुककीपर था। फिर युद्ध के दौरान वह एक छोटे से नेवल इंटेलिजेंस यूनिट में माल्टा में पेमास्टर क्लर्क बन गया। युद्ध खत्म हुआ और जब वो भारी मन से वापस लौटने वाला था, तभी सीक्रेट सर्विस की नजर उस पर पड़ी। उसे खास ट्रेनिंग दी गई, फोटोग्राफी में और कुछ और गुप्त कलाओं में। और फिर जमैका के एक प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से उसे डेली ग्लीनर के पिक्चर डेस्क पर नौकरी मिल गई। अब उसका काम था दुनिया भर की बड़ी एजेंसियों से आने वाली तस्वीरों को छांटना, कीस्टोन, वाइड वर्ल्ड, यूनिवर्सल, आईएनपी और र्यूटर फोटो। लेकिन इस सामान्य काम के बीच बीच में उसे फोन आता था, एक ऐसे आदमी का जिससे वो कभी मिला नहीं था। और वो आदमी उसे छोटे छोटे काम देता था, जिनमें चाहिए होता था सिर्फ पूर्ण गोपनीयता, तेजी और सटीकता। इन सेवाओं के बदले हर महीने उसके खाते में 20 पाउंड जमा होते थे। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में एक नकली रिश्तेदार के नाम से इस वक्त फॉसेट का काम था, जैसे ही उसे कोई मैसेज मिले वो तुरंत बॉन्ड तक पहुंचा दे, पूरी सटीकता के साथ। उसे पहले ही भरोसा दिला दिया गया था कि जो भी वह भेजेगा उससे जमैका पोस्ट ऑफिस को कभी शक नहीं होगा। इसलिए जब अचानक उसे मैरीटाइम प्रेस एंड फोटो एजेंसी का स्ट्रिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया गया और फ्रांस व इंग्लैंड तक प्रेस मैसेज भेजने की सुविधा दी गई, तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसे हर महीने 10 पाउंड और मिलने लगे और अब वो खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा और थोड़ा उत्साहित भी। उसने सपने देखने शुरू कर दिए, एक सम्मान, एक बीएम अवार्ड का। और उसी उत्साह में उसने अपनी नई कार मॉरिस माइनर की पहली किस्त भी भर दी और आखिर में उसने एक हरे रंग का आई शेड भी खरीद लिया, जिसे वो काफी समय से चाहता था। अब वो सिर्फ तस्वीरें नहीं छांटता था, वो अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ उस पिक्चर डेस्क पर राज करता था। उस केबल के पीछे की पूरी कहानी कुछ पल के लिए बॉन्ड के दिमाग में घूम गई। उसे इस तरह के अप्रत्यक्ष नियंत्रण की आदत थी और सच कहे तो उसे यह थोड़ा पसंद भी था। इससे उसे एक तरह की आजादी महसूस होती थी।
जैसे वह अपनी रिपोर्टिंग में थोड़ा समय इधर उधर कर सकता है, एम को जवाब देने में 1-2 घंटे की ढील ले सकता है। हालांकि वो ये भी जानता था कि ये सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। संभव है रॉयल एजियक्स में कोई और एजेंट भी हो जो अलग से रिपोर्ट भेज रहा हो। फिर भी ये एहसास अच्छा लगता था कि वह सिर्फ चैनल के उस पार करीब 150 मील दूर बैठा नहीं है, उस खतरनाक ऑफिस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब, जो रिजेंट्स पार्क के पास है, जहां कुछ ठंडे दिमाग पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं और हर वक्त उसे देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही फॉसेट भी महसूस करता था। किंगस्टन में बैठा हुआ उसे पता था, अगर उसने अपनी मॉरिस माइनर कार पूरी कीमत देकर खरीद ली, किस्तों में लेने के बजाय, तो लंदन में किसी को जरूर पता चल जाएगा और वे ये भी जानना चाहेंगे कि पैसा आया कहां से। बॉन्ड ने केबल को दोबारा पढ़ा, फिर उसने डेस्क पर रखे पैड से एक टेलीग्राम फॉर्म फाड़ा। आखिर उन्हें कार्बन कॉपी क्यों दे, और बड़े अक्षरों में अपना जवाब लिखा, धन्यवाद, ये जानकारी पर्याप्त होगी। बॉन्ड, उसने ये कागज कंसियर्ज को थमा दिया और दासिल्वा वाला केबल अपनी जेब में रख लिया। वह जानता था, अगर कंसियर्ज के मालिक या कोई और चाहे तो स्थानीय पोस्ट ऑफिस से इसकी कॉपी निकलवा सकता है, और कौन जाने कंसियर्ज ने पहले ही लिफाफा भाप से खोलकर पढ़ लिया हो, या फिर बॉन्ड के हाथों में ही उसे उल्टा सीधा पढ़ लिया हो। उसने चाबी ली, शुभरात्रि कहा और लिफ्टमैन की ओर सिर हिलाकर सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। बॉन्ड जानता था लिफ्ट कितनी आसानी से खतरे का संकेत बन सकती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली मंजिल पर कोई होगा, लेकिन फिर भी सावधानी हमेशा बेहतर होती है। वो धीरे धीरे पैरों के अगले हिस्से पर चलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा, और उसी दौरान उसे अपने जवाब पर हल्का अफसोस हुआ, जो उसने एम को जमैका के जरिए भेजा था। एक जुआरी होने के नाते वह जानता था कि बहुत कम पूंजी पर भरोसा करना हमेशा एक गलती होती है, लेकिन अब शायद एम उसे और पैसे नहीं देगा। उसने कंधे उचकाए जैसे इस विचार को झटक रहा हो, और कॉरिडोर में मुड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी चाल और भी हल्की हो गई। उसे ठीक ठीक पता था स्विच कहाँ है, और फिर एक ही तेज साधे हुए मूवमेंट में वह दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ, लाइट जल चुकी थी और उसके हाथ में बंदूक थी। कमरा खाली था, सुरक्षित, और लगभग उसका मजाक उड़ाता हुआ। उसने बाथरूम का आधा खुला दरवाजा नजरअंदाज किया, पहले खुद को अंदर से लॉक किया, फिर बेडलाइट और शीशे की लाइट जलाई और अपनी बंदूक खिड़की के पास रखे सोफे पर फेंक दी। फिर वो झुक गया और ध्यान से देखने लगा। एक छोटा सा काला बाल जो उसने खुद ही डिनर से पहले वहां रखा था, राइटिंग डेस्क की दराज में फंसा हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने छोड़ा था। इसका मतलब सिर्फ एक था, कोई उसके कमरे में नहीं आया था। अब बॉन्ड ने अगला कदम उठाया। उसने कपड़ों की अलमारी के चीनी मिट्टी के हैंडल के अंदरूनी किनारे पर टैल्कम पाउडर की एक बेहद हल्की परत को ध्यान से देखा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, एकदम साफ, बिना किसी छेड़छाड़ के। फिर वो बाथरूम में गया, टॉयलेट सिस्टम का ढक्कन उठाया और अंदर पानी के स्तर को जांचा, एक छोटे से खरोंच के निशान के साथ मिलाकर। ये सब करते हुए, इतनी छोटी छोटी चीजों को जांचते हुए, ये सूक्ष्म अलार्म उसे न तो बेवकूफी लगे और न ही अजीब, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट था और अभी तक जिंदा था, सिर्फ अपनी इसी बारीकी पर ध्यान देने की आदत की वजह से। उसके लिए ये सावधानियां उतनी ही सामान्य थी जितनी एक गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले के लिए, या एक टेस्ट पायलट के लिए, या किसी भी ऐसे आदमी के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर कमाई करता है। अब वो पूरी तरह संतुष्ट था कि जब वो कैसीनो में था तब उसके कमरे में कोई नहीं आया। उसने अपने कपड़े उतारे और ठंडे पानी से नहाया। फिर उसने दिन की अपनी 70वीं सिगरेट जलाई और लिखने की मेज पर बैठ गया। उसके पास नोटों की एक मोटी गड्डी पड़ी थी, उसकी बाजी और उसकी जीत। उसने अपनी छोटी सी नोटबुक निकाली और कुछ आंकड़े लिखे।
2 दिनों के खेल में वह ठीक ठीक 3 मिलियन फ्रैंक जीत चुका था। लंदन से उसे पहले ही 10 मिलियन मिले थे और उसने 10 मिलियन और मांगे थे, जो अब क्रेडिट लाइनाइज की स्थानीय शाखा में आने वाले थे। इस तरह उसकी कुल काम करने वाली पूंजी बनती थी 23 मिलियन फ्रैंक, यानी लगभग 23,000 पाउंड। कुछ देर तक बॉन्ड बिल्कुल स्थिर बैठा रहा, खिड़की के बाहर अंधेरे समुद्र को देखते हुए। फिर उसने नोटों की गड्डी उठाई और उसे अपने बिस्तर के नीचे तकिए के अंदर सरका दिया। उसने दांत साफ किए, लाइट बंद की और राहत की सांस लेते हुए उस सख्त फ्रेंच चादरों के बीच लेट गया। करीब 10 मिनट तक वो बाई करवट लेटा रहा और पूरे दिन की घटनाओं के बारे में सोचता रहा। फिर वो पलटा और अपने दिमाग को धीरे धीरे नींद की गहराई में ले जाने लगा। उसकी आखिरी हरकत थी अपना दाया हाथ तकिए के नीचे सरकाना, जहां एक .38 कॉल्ट पुलिस पॉजिटिव कटी हुई नली वाली बंदूक मौजूद थी। फिर वह सो गया और जैसे ही उसकी आंखों की गर्माहट और हल्की मुस्कान गायब हुई, उसका चेहरा बदल गया। एक शांत, सख्त और ठंडा मुखौटा बन गया, जिसमें छिपा था व्यंग्य, निर्दयता और एक खतरनाक खामोशी।